है। प्रशासक महोदय समझदार हैं, आप एसडीएम भी हैं, तहसीलदार भी रहे हैं, तहसीलदार को ज़्यादा जानकारी होती है। मैं आपके सामने बच्चा हूँ, काफ़ी छोटा व्यक्ति हूँ, कानून पढ़ाने की चेष्टा नहीं कर रहा आप, वकील भी नहीं हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। पत्रकार हूँ, लड़ते लड़ते थोड़ा बहुत अनुभव है, उस विषय में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि एसडीएम साहब, आप जिस सत्संग भवन के निर्माण के लिए आपके पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए थे, जिस सत्संग भवन के संबंध में निर्माण संबंधी कोई दस्तावेज आज भी आपके पास नहीं है। मैंने एक आरटीआई आपके पास लगाई है महोदय जी, और मुझे संदेह नहीं, इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उसमें बड़ी रकम लेकर लेन देन करके भ्रष्टाचारपूर्ण ढंग से हाई कोर्ट के आदेश पर जिस इमारत को सील किया गया, उस इमारत को खोलने का काम आपने किया है। बड़ा भ्रष्टाचार किया है आपने उसमें, और हुआ है। यह आपके ये दस्तावेज प्रमाणित करेंगे। इस तारतम्य में मैं आपकी यह दूसरी कार्यवाही आपको दिखाता हूँ। जिस सत्संग भवन को 2015 में आप कहते हैं कि आपके जांच दल के समक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए कि उसको निर्माण किसने किया है, किसने बनाया है, कौन वहाँ बना के चला गया और कैसे वो बना, अतिक्रमण है। आपके पटवारी ने अतिक्रमण कहा, आपके अधिकारियों ने अतिक्रमण कहा, मैंने नहीं कहा। उसमें आप एक नए व्यक्ति को पैदा कर देते हैं। यह नया व्यक्ति कौन है? श्री प्रमोद कुमार अग्रहरी, राजू, निर्माणकर्ता, सत्संग भवन मैहर द्वारा। इनके द्वारा एक आवेदन दे दिया जाता है। ये एक आवेदन देते हैं और ये क्या लिखते हैं, मैं इनका अग्रहरी जी का आपको आवेदन दिखाता हूँ कि ये नया व्यक्ति आ गया भैया। और ये जब जांच हो रही थी उस समय ये प्रमोद अग्रहरी कहाँ था, ये विषय है। उस समय आपने पूछने का प्रयास नहीं किया श्रीमान, आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि जब आप वकील से हाई कोर्ट द्वारा सील की गई हुई किसी जायदाद के लिए आप जबलपुर के हाई कोर्ट के वकील से यह पूछ सकते हैं कि हमने इस सत्संग भवन को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सील किया है। सील किसके हाथ से किया है? देवी प्रसाद पांडे के कब्जे से। और जिस समय हमने सील किया है उस समय पवन प्रसाद पांडे का बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ था। पवन प्रसाद पांडे का वहाँ पर कमरा बना हुआ था जिसमें पवन सरकार दाऊ लिखा हुआ था। मैं लिखने नहीं गया था श्रीमान, शायद उसकी तस्वीरें भी हैं मेरे पास, आपके जांच दल की कार्यवाही करने की भी तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं उसको भी पेश करूंगा आपके समक्ष। तो आप जब वकील से पूछ सकते हैं कि क्या हमने जिस व्यक्ति से उसकी अतिक्रमण की हुई जायदाद को सील किया है, हमने उसे अपने कब्जे में लिया है, वह हमारी जायदाद थी, हमारे समिति की जायदाद थी, हमारे समिति की भूमि थी, और हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया है, क्या हम उसी व्यक्ति को 21,000 रुपये साल में किराए पर दे सकते हैं क्या? और आपको वकील राय भी दे देता है, जी हाँ आप दे सकते हैं। तो श्रीमान, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वकील आपको यह बताने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि वकील निर्णायक नहीं है, ये मामला कोर्ट में है। और जब कोर्ट में है और जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया कि इनके अवैध अतिक्रमणों को सील करो या तोड़ दो या हटा दो या गिरा दो, और आपने बताया साहब हम गिराएंगे, आपने लिख कर दिया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कि साहब हम इसको गिराएंगे, ये अतिक्रमण है, हम इसको गिराएंगे, और आपने न्यायालय को बताया कि हम गिराएंगे। इसके बाद आप उसको सील करते हैं, और जब आप सील करते हैं तो चीफ जस्टिस के किए हुए फैसले पर वकील आपको कह सकता है क्या कि आप दे दो? जस्टिस साहब ने तो गलत फैसला कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? शायद हो सकता है कानून का जानकारी, कानून की मुझे कम हो, आप अनुविभागीय अधिकारी हैं अग्रवाल जी, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बहुत अच्छा है। आपका कलेक्टर भी ये पूछता है, वो लिखते हैं, कलेक्टर साहब की टीप है अजय कटेसरिया जी, आइए ऐसे श्रीमान आपको तो कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी है। उस समय शायद आपको भी ये सोचना चाहिए था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यदि किसी का अतिक्रमण गिराया जाता है, उसे सील किया जाता है, तो किसी एक प्रभुत्व व्यक्ति को जिसके हाथ से हमने उस पर कार्यवाही किया है और गलत ढंग से उसके कब्जे में थी और हम उसको छीन लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो हम उसी को नहीं दे सकते। और यदि ऐसा है तो मेरे संज्ञान में एक मामला है, वर्तमान में लेटेस्ट है, चल भी रहा है, आप सब देखेंगे, खबरों में भी है। गाज़ियाबाद स्थित खोरी गांव, दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, तकरीबन 40,000 मकानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया जा रहा है। और
वहाँ लगभग 1,10,000 1,20,000 की आबादी के लोग रहते हैं और उस पूरे गांव को खाली कराने की तैयारी में प्रशासन पूरा वहाँ एकजुट है। काफ़ी गांव के लोगों में आक्रोश भी है, लेकिन फिर भी प्रशासन के पास आदेश है, वो गिरेगा। तो एक कोर्ट आदेश करती है, आप गिरा देते हो चूँकि वो गरीब हैं, और एक कोर्ट आदेश करती है कि आप सील कर दो, इसके बाद आप उस मठाधीश को दे देते हैं। ये दो तरह की कार्यवाहियाँ हैं। मैं इस बात के लिए अदालत में ही प्रश्न करूँगा और आप जवाब देंगे सुरेश अग्रवाल जी। और इस बार मेरे वृद्ध पिता नहीं खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा और मैं आपके सामने सवाल करने के लिए आऊँगा और आप जवाब देंगे। और जब पूछूंगा तो तैयारी मजबूत रखिएगा, हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करके जाऊं। तो आपका कलेक्टर भी लिखता है, मैं उनकी टीप आपको दिखाता हूं, सतना कलेक्टर की। आप लिखते हैं वाई यू वांट टू गिव राइट टू प्राइवेट पास विन, माने आप लिखते हैं कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को क्या सत्संग भवन दिया जा सकता है। तो यदि आप पवन पांडे को प्राइवेट व्यक्ति बताकर पूछते हैं, आपने वकील से जब सलाह मांगी है, तो मेरा निवेदन है कि आपने वकील को ये नहीं बताया कि जिस पुजारी परिवार से हमने इस अवैध अतिक्रमण को सील किया है, हम उसी पुजारी परिवार के पुत्र पवन पांडे को, जिसको हमने अवैधानिक तरीके से पुजारी बना दिया है, हम उसी को वह सत्संग भवन देने जा रहे हैं। मुझे लगता है आपने ये नहीं लिखा। यदि आप लिखते तो शायद आपको हाई कोर्ट के वकील इस तरह की सलाह नहीं देते। तो महोदय जी, जब आपको देना था सत्संग भवन, और जब आप जांच किए 2015 में तो आपने बताया अतिक्रमण है, फिर आपको जब 2021 में इसे देना था, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ ये मैहर की जनता इसमें निर्णय करेगी, तो जब आपको देना था तो आप इस सत्संग भवन में एक प्रमोद कुमार अग्रहरी को पैदा कर देते हैं, उसे आप निर्माणकर्ता बता देते हैं। यदि वह निर्माणकर्ता है, मेरी आरटीआई है कि उस निर्माणकर्ता को समिति ने एनओसी दिया होगा, आपने निर्माण करने के लिए भूमि का आवंटन किया होगा, आपने उसको निर्माण करने के लिए अनुमति प्रदान की होगी। चूँकि मंदिर से सटा हुआ जितना भी एरिया है यह वन विभाग के अधीनस्थ भी था, वन विभाग की भी एनओसी होगी। विद्युत मंडल ने मीटर लगाया था, मीटर के लिए भी एनओसी लगी होगी, चूँकि वह वैधानिक कार्यवाहियाँ थी। तो प्रमोद कुमार अग्रहरी को जो भी आवंटन, जो भी दस्तावेज आपके द्वारा दिए गए हों, मेरी आरटीआई है और 2 महीने बीतने चले हैं, मैंने उस पर अपील भी कर दिया है। आपके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, श्रीमान यदि छुपा कर रखे गए हों तो दे दीजिए। मैं कौन सा उन दस्तावेजों को अलमारी में रखूँगा और वो नोटों में तब्दील हो जाएंगे। मैं भी तो उनको लेने के बाद लड़ूंगा ना महोदय। तो आपसे निवेदन है, आप उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का काम करिए ताकि इस लड़ाई को पारदर्शिता के साथ लड़ा जा सके। तो मेरा आग्रह है कि जब आप प्रमोद अग्रहरी को पैदा कर देते हैं, उस समय आपको यह लिखना चाहिए था वकील से सलाह लेने में। आपने पत्र में लिखा, लेकिन शायद यह नहीं लिखा कि हम देवी प्रसाद जी के पुत्र को ही दे देंगे। तो आपके यह प्रमोद अग्रहरी जी एक पत्र लिखते हैं, कि मेरे द्वारा निर्माण कराए गए इस सत्संग भवन को पुजारी पवन पांडे जी को सौंप दिया जाए, जहां पवन कुमार पांडे जी जल व्यवस्था, संतों हेतु रहने की व्यवस्था एवं भोग प्रसाद की व्यवस्था व समय समय पर भवन की मरम्मत एवं पेंटिंग की व्यवस्था आदि सत्संग भवन के निर्माण उपरांत से आज तक वहन किया जाता रहा है। माँ शारदा माँ के वस्त्र भी नित्य वहीं धुलते हैं। अब मैं इसी पॉइंट पर बात करता हूँ कि यदि माँ शारदा के वस्त्र पहाड़ी के ऊपर से उतर के आकर नीचे इस सत्संग भवन में धुलते हैं, तो आपके पवन पांडे जी ने अपने जवाब में ऐसा क्यों लिखा कि यह जिस गुफा में कब्जा करके, मंदिर के ऊपर बनी जिस गुफा में यह कब्जा करके बैठे हैं, उस गुफा में इन्होंने बाथरूम का निर्माण कराया और माँ शारदा के वस्त्र ये वहाँ धोते हैं और ये वहाँ नहाते हैं। नहाने के बाद माता जी की सेवा अर्चना करने जाते हैं और उस गुफा में माँ शारदा का महाभोग बनाया जाता है।
तो यदि उस गुफा में महाभोग बनाया जाता है तो फिर सत्संग भवन में नीचे दोबारा से क्यों बनाया जाता है? फिर यदि यहाँ भी बनाया जाता है तो घंटी वाले बाबा के आश्रम में इनके भ्राता, इनके काका श्री के पुत्र धीरज पांडे वहाँ कौन सा महाभोग बनाते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। नैतिकता के आधार में आपसे सवाल कर रहा हूँ सुरेश अग्रवाल जी, आप बताइएगा। भ्रष्टाचार करिए, समिति को बेच दीजिए, मेरी नहीं है। इस मंदिर क्षेत्र को बेच के चले जाइए, मेरी नहीं है। खूब भ्रष्टाचार करिए, लेकिन धार्मिक आस्था मेरी भी है, माँ शारदा पर मेरी भी आस्था है, मैं भी माँ शारदा पर आस्था रखता हूँ, इसलिए यह लड़ाई लड़ रहा हूँ। और इस लड़ाई को लड़ने के साथ साथ मेरा हक और अधिकार भी बनता है कि मैं आपसे ऐसे प्रश्न करूँ, चूँकि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं श्रीमान। और आज इसी भ्रष्टाचार की कड़ी में आपने पुनः एक नया भ्रष्टाचार करने का एक चैन बना ली है कि आप जाते जाते इन 66 दुकानों को अनुदान राशि 600 रुपये ले लो, इनसे भी कुछ अर्जित कर लो और इसी बहाने मैहर सेवा धाम को खोल दो। तो अच्छी बात है, इन 2 दुकानदारों के कारण इन दुकानदारों का भला हो जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा निवेदन है, यदि आपको वैधानिक ही करना है तो इस क्षेत्र में बसे 350 दुकानदारों को वैधानिक कर दीजिए, ताकि उनका भी